Namaskar. Very good morning to all. Very good morning. Thank you very much. Distinguished guest, खास करके हमारे शहर के पुलिस कमिश्नर श्री अजय जी तोमर, eminent industrialist of the city श्री गिरीश भाई लूथरा, हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट जो रास्ते में है, उनका फोन था, वो श्री हिमांशु भाई बुढ़ावाला, डैश पर के अन्य मेरे मित्र श्री राणा, नीरव राणा, वाइस प्रेसिडेंट श्री गिरीश भाई, आशीष भाई गुजराती और सब और मित्र, खास करके इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के सेक्रेटरी श्री केतन भाई कच्छा और आप सब पधारे हुए हमारे चैम्बर, हमारे काउंसिल के पूर्वाधिकारियों, पास्ट प्रेसिडेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द साउथ गुजरात प्रोडक्टिविटी काउंसिल एंड आज डिबेटिंग कंपटीशन में पार्ट लेने वाले सब पूरे दक्षिण गुजरात की कॉलेज के लड़कों एंड लड़कियां। हकीकत में तो आज रजिस्ट्रेशन 110 का है, 110। मालूम नहीं, हमने सोचा था कि 100 तो आएंगे, लेकिन अभी कम दिख रहे हैं। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है, हार्दिक अभिवादन। आज से बराबर 64 साल पहले 1959 में ये साउथ गुजरात प्रोडक्टिविटी काउंसिल, उस टाइम में सूरत प्रोडक्टिविटी काउंसिल के नाम से बनाई गई थी 1959 में, यानी बराबर 64 इयर्स हुआ। 85 तक वो उस टाइम के हिसाब से चली। 85 में करीबन वो बंद हो गई, गवर्नमेंट हो गई, और 93 में फिर उसको चैम्बर ने रिवाइव किया और उस टाइम के चैम्बर, द सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट श्री जयवर्धन जी गोड़ावाला ने उसको हाथ में लेकर रिवाइव किया। नई फॉर्मूला आई, नई फॉर्मूला के हिसाब से 2 साल चैम्बर के या तो चैम्बर के प्रतिनिधि ऐसे प्रेसिडेंट बनेंगे और 1 साल इंडस्ट्री एंड यूनियंस में से प्रेसिडेंट बनते हैं, जैसे 3 साल का रोटेशन होता है। तो इस हिसाब से ये 1993 के बाद बराबर 25वां सिल्वर जुबली ईयर है ये, और आई एम हैप्पी एंड आई एम रादर ब्लेस्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द 25th ईयर ऑफ द एलजी साउथ गुजरात प्रोडक्टिविटी काउंसिल SGPC। यहाँ पे हमारे यहाँ चैम्बर बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही एक्टिव है, इसलिए थोड़ी ये हमारी साउथ गुजरात प्रोडक्टिविटी काउंसिल का जो कार्य क्षेत्र था वो सीमित रहा। और जब मैं NCP नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल में अभी दिल्ली उसमें भाग लेने गया, तो मैंने देखा कि इंडिया के कितने पार्टों में ये जो SGPC वैसी जो वहाँ भी है लोकल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, वो बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही वाइब्रेंट है। और वहाँ पे तो शायद कहीं पे तो चैम्बर है ही नहीं, जैसे चैम्बर होगी तो भी वहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी काउंसिल का ज़्यादा रोल है, जैसे कि कोयम्बटूर है, कालीकट है, चेन्नई है, वैसे काफ़ी शहरों में ये प्रोडक्टिविटी काउंसिल का बहुत ही मजबूत प्रदान है वहाँ पे। मैंने देखा कि ऐसा क्यों है, तो मैंने सोचा कि ये काउंसिल है, इट इज एफिलिएटेड विद द सेंट्रल, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एफिलिएटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो इसकी बहुत ही अहमियत है, और इस हिसाब से हमने सोचा कि हम भी हमारी ये जो साउथ गुजरात प्रोडक्टिविटी काउंसिल है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का प्रयत्न जोरों से करेंगे। और इस हिसाब से हमने काफी जोर से इस साल सब दिशा में उसका कार्य क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की है, और नए क्षेत्र भी ढूंढने की हमने कोशिश की है। और वो नए क्षेत्रों में से एक है कि हमने स्टूडेंट चैप्टर बनाने का सोचा, लेडीज
कर रहे हैं और खाली 3 महीने हुए हैं मुझे प्रेसिडेंटशिप इंस्टॉल होने में, खाली ये चौथा महीना है और हमने मोर देन 25 प्रोजेक्ट्स किए अभी तक। प्रेजेंटेशन में देखोगे कि वी हैव स्टार्टेड नाउ विद अ न्यू स्किल, विद अ न्यू जोर से हमने काम शुरू किया है। और मैं मानता हूं कि जो आज यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर इनॉग्रेट जो होगा जिसमें ज्यादातर रोल SVNIT का है, बिकॉज आई एम बेसिकली अ स्टूडेंट ऑफ SVNIT long before in 1976 I passed civil engineering and I am the founder president of SVNIT alumni association। मुझे बहुत खुशी है, very pleasant। तो आज हम वो करेंगे, हमने काफी और भी प्रोजेक्ट्स लिए हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज है, फिर खास करके स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है, उसमें हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। इस टाइम हम अभी लाइब्रेरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। 15 फरवरी को हम प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, मैनेजमेंट एंड इनोवेशन के नए बुक्स बिल्कुल ले आके आज 15 फरवरी को यानी कि 3 दिन के बाद हम उसका भी ओपनिंग शुरू करने वाले हैं। ये आज से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्देश दिए हैं, ऐसे इसका प्रोडक्टिविटी वीक चालू होता है, जैसे हर साल होता है 12 से 18 फरवरी। तो आज इसका पहला दिन है, आज इसका इनॉग्रेशन डे है और हमारा ये 7 दिन में आपको नवाई लगेगी कि हमने 16 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए हैं और 16 प्रोजेक्ट्स हम करने जा रहे हैं। आपको मौका है, खास करके आपको विनती है कि आप हर एक प्रोजेक्ट में या तो जब आपको अनुकूल है हर एक प्रोजेक्ट में आना। जैसे कि कल हमारा इंडस्ट्रियल विजिट, ये 3 महीने में हमारा 5वां इंडस्ट्रियल विजिट है कल है सुबह 10 बजे, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इस टाइम पे हमने मेंबरशिप बढ़ाने की भी बहुत बड़ी मुहिम ली है और मेंबरशिप जो हमारे करीबन 500 इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल थे, उसमें से हमने टारगेट रखा है कि हम कैसे भी करके उसको 1000 तक ले जाएंगे और उसमें काफी मोर देन 100 और अबाउट 100 we have joined, we have already made the members। That's a big achievement, क्योंकि कितने सालों में कितने थोड़े भी मेंबर नहीं बन पाए थे। वैसे तो कोरोना भी था, प्रोजेक्ट्स भी नहीं हो पाया था, कोरोना और काफी और वजह से भी। तो ये सब हम जोर से चालू कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस साल हम अभी तक जो ये 64 साल से आखिरी 25 सालों में जो हमारे पास एक छोटी सी ऑफिस तिरुपति प्लाजा में है B303 के, जिसमें ही एक बड़ा रूम को हॉल में हमने कन्वर्ट करके वहां पर 25 स्टूडेंट बैठ के ट्रेनिंग कोर्सेज हम ले सकते थे और वहाँ पे एक ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव रूम और कंप्यूटर रूम है। उस छोटी सी 1000 फुट की जगह भी हम अब 7000 से ज्यादा करीबन 8000 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया की ऑफिस में हम शिफ्ट हो रहे हैं और उसका भी 5 साल से पेमेंट अटका हुआ था। इस साल मैंने कंप्लीट करके वो पूरा प्रोसेस पोजीशन ले लिया और उसका पूजन करके हमने उसका इंटीरियर काम का चालू कर रहे हैं। उसका टेंडर्स आ गए और सिलेक्ट हो गया, सब प्लानिंग और आर्किटेक्ट सब कुछ ही दिनों में, एक आध वीक में उसका काम चालू हो जाएगा, एक आध महीने में उसका काम चालू हो जाएगा और अगले 5-6 महीने में हम उसको कंप्लीट करके हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आज है और जिसकी वजह से हम और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाते हैं, काफी हमें दिक्कतें होती है, वो सब प्रोजेक्ट्स हम वो ऑफिस नहीं और हमारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और हम इसके लिए नया फाइनेंस बैंक भी पूरा जो फाइनेंशियली हमें स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी है, वो भी सब हम कदम ले रहे हैं। हमने नई न्यू मेंबरशिप जो हमारी रेगुलर मेंबरशिप है, जैसे कि लाइफ मेंबर, पैटर्न मेंबर, चिप पैटर्न मेंबर, ये रेगुलर मेंबर है जो 25,000 तक की है, वो उससे ज्यादा अब हमने 2.5 लाख की गोल्ड मेंबरशिप, 5 लाख रुपए की प्लेटिनम 5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की गोल्ड मेंबर, 5 लाख रुपए की प्लेटिनम मेंबरशिप, 7.5 लाख रुपए की डायमंड मेंबरशिप, फिर प्रीमियम मेंबरशिप 10 लाख की और 12.5 लाख के ऊपर हिस्टोरिकल बेनिफैक्टर और डोनर्स की मेंबरशिप चालू की है, जिसका हम एलाइड क्लब बनाएंगे। उसमें हमने इस साल खाली ये 3 महीनों में करीबन
50 लाख रुपया से ज्यादा का हमें हमारे पास परफेक्ट कंक्रीट वो आ गए हैं और हमने हमारा एक हॉल भी बुक कर रहे हैं। अब हमें ऑफिस बुक करनी है, हमें बाकी की जगह बुक करनी है और हम ये महीने में नेक्स्ट मंथ में हम वो काम कंप्लीट करके हमारा ऑफिस का प्रोजेक्ट चालू कर देंगे, जोर से वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और इमीडिएटली हम जो अभी तक काम नहीं कर पाए थे काफी काम वो सब करने की हम कोशिश करेंगे। आप लोगों का उसमें सहकार चाहिएगा, आप बढ़ेगा, जैसे हमारे तोमर साहब है, हमारे गिरीश भाई है, वो सबका हमें सरकार के साथ साथ ब्लेसिंग्स चाहिएगा। हमारे दुर्मिला बहन राणा जो पास्ट प्रेसिडेंट्स यहाँ पे आए चैम्बर के, ये चैम्बर और प्रोडक्टिविटी काउंसिल जैसे बड़े भाई छोटे भाई जैसा है, क्योंकि चैम्बर नहीं चाहती है 2 साल चैम्बर का ही प्रेसिडेंट इसमें आता है या तो उसका रिप्रेजेंटेटिव आता है, जैसे कि मैं चैम्बर का ही रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो ये उनकी सबकी सहाय से, चैम्बर की भी सहाय से और आपकी सहाय से और ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जैसी जो टेक्निकल संस्थाएं है सिटी में, मैनेजमेंट एसोसिएशन, उसकी सहाय से हम चौकस जैसे साउथ इंडिया में प्रोडक्टिविटी काउंसिल है ऐसी काउंसिल बना पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास 100% है। और मुझे आप सबका ब्लेसिंग्स चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो मेरे कहना था वो कह दिया है। हम थोड़ी देर में हमारा ये साल का जो प्रेजेंटेशन है, जितनी एक्टिविटी की है वो देखेंगे और फिर हम जिसके लिए खास आतुर है वो साहब का लेक्चर सुनेंगे। गिरीश भाई से हम प्रेरणात्मक वचन लेंगे और आज हमारे जो यहाँ पे SVNIT में थिंक इंडिया करके जो ग्रुप चला रहा है वो थिंक, उसके भी काफी लोग आने वाले हैं, आ रहे हैं यहाँ पे। उसके जो मेन है श्री गौरव राय, वो हमारे बीच में है, ही विल बी द कन्वीनर ऑफ द स्टूडेंट चैप्टर। तो उनके थ्रू जो लोग यहाँ पे आए उसको आज हम देखेंगे, उससे बात करेंगे और फिर ये काम भी, ये चैप्टर भी हमारे साथ रह के स्टूडेंट एक्टिविटी की दिशा में काम करेगा। थैंक यू वेरी मच। अगेन वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। और मुझे खुशी है कि आप आए हैं। काफी मुझे लग रहा है कि लोग जानते हैं कि इनॉग्रेशन फंक्शन पहले होगा, इसलिए डिबेटिंग वाले काफी नहीं आए हैं। आई विश कि वो सब ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भवेश भाई। 2 यहाँ पर महानुभाव उपस्थित थे, उनका छोटा सा परिचय मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले है एक ऐसी शख्सियत, जीवन में ईश्वर में तो 5 चीज होती है। एक होता है सरस्वती, जो सबको नहीं देते भगवान, बहुत कम लोगों को देते हैं। दूसरी ईश्वर दत्त होती है लक्ष्मी, वो भी भगवान सबको नहीं देती है, बहुत कम लोगों को देती है ताकि वो लक्ष्मी का अच्छा उपयोग हो। तीसरा ईश्वर दत्त होता है हेल्थ, आरोग्य, वो भी सभी को नहीं मिलता है। चौथा ईश्वर दत्त होता है नेम एंड फेम, वो भी सबको नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को नेम फेम मिलता है। एक बंदा पूरे दिन काम करता है लेकिन रात को जब फंक्शन होता है तो हमारा जैसा उद्घोषक आके ऐसी बात करता है कि सबको ऐसा ही लगता है कि ये काम हमने किया है। वो बेचारे को उसकी क्रेडिट नहीं मिलती है, क्रेडिट जिसको नहीं मिलनी चाहिए उसकी मिलती। उसका मतलब ये होता है कि वो नेम और फेम भी बहुत कम लोगों को मिलता है। और 5 सबका पावर, वो भी बहुत कम लोगों को मिलती है। इसलिए कम लोगों को मिलती है ताकि उसका पावर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लेकिन इन 5 का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर उपस्थित है और उनका नाम है कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री अजय कुमार। तोमर साहब के पास सरस्वती की कृपा है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बच्चे अच्छी प्रेरणा देते हैं। लक्ष्मी तो नेचुरली सरकारी काम में है तो वो हेल्थ उनकी इतनी अच्छी है और सत्ता है, पावर है। इन सबों का कॉम्बिनेशन श्री अजय कुमार तोमर जी। हम लोग सब शांति से सोते हैं क्योंकि हमारे लिए काम करने वाला एक बंदा है और वो है हमारे कमिश्नर। थोड़े महीनों पहले एक कलंक हमारे पर लगा था और सूरत में ऐसी प्रवृत्ति, लेकिन तोमर साहब ने एक ऐसी लाल आंख की कि मुझे इस शहर को ड्रग्स से बचाना है और एक मुहिम उन्होंने चलाई। और आज हम कह सकते हैं कि वो काफी जो दूषण था उससे हम काफी कम, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये दूषण को नाबूद तो नहीं हुआ है लेकिन उनको कम करने में
एकमात्र व्यक्ति का अगर कोई हाथ है तो वो है हमारा कमिश्नर। संवेदनशील व्यक्तित्व है, संवेदनशील व्यक्तित्व है, शायर भी है, गाने भी गाते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है, ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे कमिश्नर पुलिस के साथ है। तो आज उनका स्वागत करने के लिए हमें अपने प्रेसिडेंट भद्रेश भाई शाह को विनती करता हूँ कि सर का स्वागत करें। एक मोमेंटो और एक पुस्तक, एक बहुत बढ़िया पुस्तक हम आपको प्रदान करेंगे सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। एक दूसरा व्यक्तित्व गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, जिनका नाम है गिरीश भाई लुथरा। उनके पिताजी पाकिस्तान में से इंडिया आए, दिल्ली आए, सूरत आए। सूरत में उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन गिरीश भाई कुछ अलग माटी के थे और उन्होंने एक सूरत में आके एक नया आयाम शुरू किया। हम कचरा देते हैं, वो कचरे में से पैसा पैदा करते हैं, क्योंकि उनके डिस्पोजल प्लांट है, उनके हमारा जो कम्युनिटी गांव है, वहां पर उन्होंने जो प्लान लगाया इंडस्ट्रियल हजार्डस वेस्ट का डिमोलिशन। इंडस्ट्रियल हजार्डस वेस्ट लेने के वो पैसे लेते हैं, उनको देना नहीं होता है। तो कचरे में से भी पैसा कैसे बना सकते हैं, वो अगर किसी को जानना है तो आप गिरीश भाई लुथरा से पूछ सकते हैं। गिरीश भाई को तो आप पहचानते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी और पहचान करवा दूं कि जब शंकर सिंह वगैरह टेक्सटाइल मिनिस्टर थे केंद्र सरकार में, तब एक स्कीम आई इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की, और गुजराती होने के नाते शंकर सिंह ने बताया कि गिरीश भाई आप अगर ये पार्क खोलते हैं तो मैं आपको ब्लाइंड परमिशन दे देता हूँ, आप शुरू कीजिए। और एक ऐसा इंडस्ट्रियल प्लांट पंसाला में उन्होंने बनाया जहां पर हजारों की संख्या में वृक्ष, इतने अच्छे रास्ते, 24 आवर्स पावर और पानी का जो प्रदूषण था वो कम करने के लिए उन्होंने एक ट्रीटेड जो प्लांट बनाया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और जब भी कोई नया प्लांट शुरू करते हैं या तो स्कीम में कोई प्लांट वाले जो ऐसे पंसाला के जैसे पार्क में अप्लाई करते हैं, तो वहां से किया जाता है कि पहले आप जाके सूरत में जाके गिरीश भाई को मिलिए, उनका प्लान देखिए, उनका एक्शन दिखे, और तब आप आगे काम शुरू कीजिए। ऐसी हस्ती आज हमारे बीच उपस्थित है। सबके साथ गिरीश भाई जुड़े, उनका स्वागत करने के लिए मैं नीरव भाई राणा और आशीष भाई गुजराती को विनती करता हूँ। मयंक भाई आपके साथ में जुड़िए। ये पूरा हॉल इनकी प्रवृत्ति से हम सब परिचित हैं। ऐसे इस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है श्री केतन भाई पंचाल, उनका स्वागत करने के लिए मैं विनती करता हूँ। नीरव भाई और मयंक भाई मिलकर पंचाल साहब का स्वागत करेंगे। आप पुस्तक दीजिए। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लैंप है और दीप जागृति का प्रतीक होता है, तो चलिए हम सब अज्ञान-रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान-रूपी प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं सभी महानुभावों को विनती करता हूँ कि आज प्रोडक्टिविटी वीक का एक उद्घाटन करें। इसके साथ साथ स्टूडेंट चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं, उनके सभी प्रतिनिधि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो भी नीचे उपस्थित हो जाए। गौरव, आप अपने दोस्तों को बुलाइए। आर्यन, अमन, ऐश्वर्या, यथार्थ, पवन, आर्यन पटेल, अभिनव, गुप्ता, प्रणव, मेहुल, रिया, शिवम, स्वप्निल, ये सभी दोस्त आ जाए, नीचे आ जाए। आप लोग इधर आइए सर, प्लीज आप पीछे आइए।
Let's get ready with the presentation for 2 minutes. Next, South Gujarat Productivity Council activities for the year 2023. ये पूरा लिस्ट है और इसको पूरा विस्तार से हम देखेंगे। 29 सितंबर को हमारी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, उसमें 15 भाई साहब रवि हमारे सभी दोस्तों का चयन हुआ था नए साल के लिए। सभी गुरुकुल प्रमुख उपस्थित थे, इनके पिक्चर्स आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, एजीएम के बाद हमने इंस्टॉलेशन सेरेमनी किया 4 अक्टूबर को। वारी सोलर कंपनी के चेयरमैन और दैनायक दोनों यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित थे, उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको बोलते हैं कि विचारना क्या करना चाहिए हमें, उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हमने किया गुरुकुल प्रमुख के साथ, हमारे सभ्यों के साथ। तो हमें नया रास्ता मिला कि हम क्या क्या कर सकते हैं और कितनी एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी हमारी एक्टिविटी में हो सकती है। नेक्स्ट, विभिन्न कंपटीशन का सेलिब्रेबल 10 के साथ हमने रंगोली और मेहंदी के क्लासेस किए। ये वर्कशॉप में बहुत सारी विद्यार्थियों ने भाग लिया, इनके शिक्षक आप देख रहे हैं। ई रंगोली कॉन्टेस्ट का पूरे वर्ल्ड की ये ई रंगोली कॉन्टेस्ट हमने दिवाली के टाइम पे किया था। इनके आप ग्रुप के विनर्स के पिक्चर देख रहे हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। इतनी बढ़िया स्पर्धा थी और इनके जो निर्माता है वो गणेश भाई कापड़े यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। विमेन एम्पावरमेंट का इवेंट हुआ, मैं आशा करते हैं हमारे गुरुकुल प्रमुख ने एक अच्छा इवेंट किया था। बाद में गवर्नमेंट की 574 स्कीमों के लिए विलेज लेवल के जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए पूरा प्रोग्राम मतलब ऑर्गेनाइज किया। इस बार ये प्रोडक्टिविटी में 4 दिन 5-5 घंटे के लिए इसी प्रोग्राम को हमसे वापस शुरू करने का प्लानिंग किया है। एक्सिस बैंक के ऑफिसर जो लोन नए और अच्छे लोगों को देना चाहते हैं उनके लिए, कामगारों के लिए, उनके साथ एक अच्छी मीटिंग की थी। डायमंड उसके हमने विजिट करके हमारे विश्व की जो अदायगी बनने वाली है उनका जायजा लिया था। इनके दृश्य आप देख रहे हैं। हमने इस साल इंडस्ट्रियल विजिट में करीबन 4 इंडस्ट्रियल विजिट हमने कंप्लीट किए। स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी, मार्केट सिलेक्शन एंड फाइंडिंग फॉरेन बायर्स का एक अच्छा वर्कशॉप नए विषय पे हमने नीरव भाई टिबेटी वलसाड के हमने वक्ता उनके साथ किया था। हमने जो नई ऑफिस हमने जो जिक्र किया है उनका एक पूजा का विधि हमने वहाँ पर रखा था और गुरुकुल प्रेसिडेंट जिनकी वजह से क्या काउंसिल इतनी मजबूत है उनका पार्टिसिपेशन हमने किया था। इनके दृश्य आप देख रहे हैं। रामकृष्ण डायमंड एक्सपोर्ट के यूनिट की विजिट और उनके साथ हमारे फॉरेन से जो मित्र लोग आए थे उनके साथ एक अच्छा प्रोग्राम। ई श्रम कार्ड केंद्र हमने शुरू किया है सर। 1 लाख ई श्रम कार्ड इस साल में हम कारीगरों को देना चाहते हैं, उनके बहुत फायदे हैं। आत्मनिर्भर एंड प्रोडक्टिविटी मूवमेंट हमारे प्रेसिडेंट साहब जिसके सूरत में चीफ गेस्ट के तौर पर गए उनके दृश्य आप देख रहे हैं। और सूरत डायमंड उसकी वापस हमने एक बार विजिट करनी थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका लाभ मिले। हमारा प्लानिंग जो चल रहा है नई ऑफिस का, इसका प्रेजेंटेशन हमने रखा था ताकि हम बहुत अच्छी तरह से हमारे पूरी ऑफिस की बातें समझ सके। सुबह डेरी की हमने मुलाकात की थी और उनकी प्रवृत्तियों को जानने की कोशिश की थी। इंट्रोडक्टरी सेमिनार और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टू बूस्ट प्रॉफिट पे एक बड़ा हमने एक कुछ प्रोग्राम किया था। किरण हॉस्पिटल की विजिट लेकर पद्मश्री मधुर भाई समानी के साथ संसद में किया था। यूनियन बजट का एनालिसिस का बड़ा प्रोग्राम हमारे सूरत के एक्सपर्ट्स के साथ हमने किए थे और हमारे इनकमिंग जो प्रोग्राम है उसके भी एक झलक आप हम देते हैं। ये है हमारे इनकमिंग प्रोग्राम। धन्यवाद, शुक्रिया। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लक्ष्य उद्योगपति श्री गिरीश जी को मैं विनती करता हूँ कि अपना प्रवचन प्रस्तुत करें और विद्यार्थियों को एक अच्छी प्रेरणा दें। Morning. Our respected Police Commissioner sir, my colleagues on the dais, off the dais, अभी मैंने अनिल जी को देखा, हमारे पेटेंट कंसल्टेंट एंड नॉलेज बैंक, माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का फोकस आप लोग है।
आज का फोकस हमारे स्टूडेंट्स आप लोग हैं। The reason that we are all here is for your welfare. Engineers have a solution to everything and may not result into anything, which is a very known thing. So nothing to worry. That's wrong. National Productivity Council, I take pride in saying, is one of the major institutions responsible for our diversification into environment. I'm a textile engineer, but now equally comfortable environment, company and an environment. Knowledge precedes money. My first thing I should say to all of you as students, please don't run behind money. Run behind knowledge, money will follow. And it will follow you. Important ये नहीं है कि आज मैं क्या करूँ. Important ये है कि आज मैं किस चीज का फाउंडेशन. हम आज के सब्जेक्ट पे आएंगे ग्रीन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडस्ट्री. G20 का भी वही मिशन है. I remember in 90s when we started learning environment, the only statement was simple language में act locally, think globally. Now if I take you back to the history of as engineers, 80s में environment मतलब ये होता था कि पानी को treat करना. If water is treated, you started your environment compliance or environment commitment. I don't use the word compliance. I use commitment. क्योंकि compliance होता है कि वो कंपनी में बोलते हैं compliance ऑफिसर की ड्यूटी है. हम सब की ड्यूटी है compliance नहीं, but commitment को पूरा. So तब ये सिंपल होता था पानी ट्रीट कर लो. उसके पीछे आया कि हवा ट्रीट कर. उसके पीछे this is a ladder how we grew and where are we today. So your thinking process as a first year student to the final year or postgraduate students here, it's a different range of approach. Mindset is more important than the actual work, and that will drive you through. Later on it came in that हम environment management system बनाए. So EMS ISO 14000 came in existence in 1996. Again, we as Luthra textiles were the first process house in the country to be certified. 14001. Why? It was not certification which was important. The process which should आजकल 6 महीने में सर्टिफिकेट मिलता है, हमें 2 साल में मिलता है. MSME mindset, टीम का mindset वो बिल्ड करना चाहिए. सर्टिफिकेशन तो एक छोटी बात है. Let's look at again 14001 is environment management systems came into place. Up the ladder, next step जो मैनेजमेंट सिस्टम के पीछे फॉलो हुआ वो था minimizing waste at source. So you don't treat at the end, you minimize at source. उसका नेक्स्ट स्टेप आया कि मिनिमाइज एट सोर्स तो किया, एंड ऑफ लाइफ का एनालिसिस करके निखिल ने इंट्रोड्यूस किया फाइंडिंग वेल्थ इन वेस्ट. But there is nothing like waste in this world. There is nothing like waste. Everything is a resource at the wrong place. So, we have to find resource at the wrong place, what people call waste, and then probably love it to give it a result. So that is the next step in the ladder came in was green design. That means that if I design a car, I will design from the stage there are 500 components in a car. All 500 of them should be recyclable. So that was the whole scene as
that in simpler words, that we reached a level of green design. Today, average automobiles have achieved 98% recycling, which is an achievement. Now, challenge is not only technology, challenge is business management. How do you collect? How do we do? अभी हम लोग EPR की बात कर रहे हैं, extended producers responsibility. That means TV आपने अगर discard करना है तो there has to be a collection center, which we are now trying to build for last 10-15 years. Me and Bhadresh were once sitting on this recycling EPRs. There are now many entrepreneurs who have generated out of self-business. और वो छोटे से शुरू करके आज अच्छे खासे लेवल पे काम हो रहा है। छोटा सा चैलेंज है कि I should not say uneducated, qualified नहीं है, but educated है हमारे कबाड़ी, पर उनकी एजुकेशन की लिमिटेशन, तो उसकी रिकवरी लेवल थोड़ी पुअर। So what we need to learn and build is, along with technology, management technology. How do you build a business model which is win-win-win-win-win to all the parts of society? When you balance it right, life goes on better. So, with this ladder, my dear friends, all engineers here, if you have to remain in market, remember one thing, you will be obsolete by the time you have done 4th year. Because the world is moving very fast, engineering and knowledge is changing very fast, and uska utilization. So, in first year, I feel I have joined engineering. By the end of your last year, you are already obsolete. आपकी knowledge आगे होगी, जो 10 गुनी होनी चाहिए वो आगे है, क्योंकि engineering and technology की growth rate is too fast. Average generation change, which was considered as 20 years, is come down to 7 years. We are in the stage of alpha generation, and now we are already ready to go into beta, which would be next year. Every 7-8 years, 6 years, there is a change. So, to cope up with this, हमें क्या करना पड़ेगा? To cope up with this, technology आपके blood में आ जाएगी by the time you are at the end of your college, but आपको सोच बदलनी, thinking process has to change to get results. Knowledge of how do you approach to a problem, how do you solve that problem is more important than just looking at कि मैंने तो 2 + 2 4 तो 4 ही होता है। एक बंदे ने बोला 2 + 2 11 होता है, दूसरा होता है 41 42 होता है। So anything is possible. So I would end my speech by just saying and telling you कि किसी एक शायर ने ठीक कहा था कि सोच को बदलो, सितारे बदलो, निगाहें बदलो, मैं सब स्टूडेंट्स को एक पहली सीख ये दूंगा, डोंट बी जंपिंग गन्स, कि आज मैं यहाँ कल वहाँ, वहाँ जाने से मुझे तो 5,000 10,000 सैलरी ज़्यादा मिल गया, आई जंप टू अनदर। कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशाएं बदलो, किनारे बदलो। धन्यवाद गिरीश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम सब जिनको सुनने के लिए किताब है, वो हमारे कमिश्नर को मैं विनती करता हूँ कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सर
South Gujarat Productivity Council office bearers, Shri Girish, Shri Ashish Gujrati from the Chamber of Commerce, Shri Bhuvan, Shri Nikhil Madasi, Luthra, all other friends on the side. Dear students, ladies and gentlemen, when Nikhil Bhai was talking about people on the dais, when he was talking about me, I had very lurking suspicion whom he was talking about. He was talking about Saraswati being very benevolent. And he was also talking about Lakshmi. When he talked about Lakshmi, I was relieved he is not talking about me. But then he confused the things again. आमतौर पे जब चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो शब्द बहुत तरह के आते हैं, लेकिन अब मैं इतना अनुभवी तो हो चुका हूं, तेरी सांसों की धड़कन, तेरी निगाहों का सुकून, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूं, वो तबस्सुम, वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। But thank you very much for the kind words. My friend Girish Luthra was spoke here. He is the doer. He has done some very extraordinary and fantastic things here in the field of innovation, in the field of industry, in the form of textile parks, and many more. Very lively person, and only a lively person, mind you, can be productive. Productivity ultimately is a function of input and output. What kind of resources, how many resources, how much of material, labor and capital you are putting in and what you are getting out. The idea came into the field of management for the first time in the form of principles of scientific management in the year 1908. Frederick Winslow Taylor, he was an engineer in America, and he talked about productivity, efficiency of production, how to use your labor, your machinery, and your material in such a way that your productivity is maximum. But gradually then people started finding out dealing with material, labor, and maybe capital is not enough. You have to include man also into this. Labor included man, but then dealing with man has many views and many facts. It's a whole spectrum how you deal with human beings. This world has around 190 countries now. Which are the most productive countries in the world? Undisputedly, 3-4 nations figure on the top. Norway, Switzerland, Luxembourg, Ireland, Singapore. And mind you, these are small countries, but US also figures among the top 10. So is Germany. Where do we figure? I believe in 2022, India's rank was 64th. We are not really doing very badly, but then there are 63 nations who are doing better than us. Put it more closely, in more focus. We happen to be the 5th largest economy in the world today. We have recently crossed, first we crossed Italy, then we crossed England also. Our total GDP amounts to close to $2.7 trillion now. But we can't look back. Why we can't look back? Simply because we are the largest nation on the earth today. We are close to 143 crores of us. And China's population has started declining. Our population is still going up. And we are at the same level in 2023. Obviously, the graph is going to be like this. China is coming down, India is going
And we can't be happy being the 5th largest economy in the world, $2.7 trillion. We have to aim at $3 trillion. We will not be crossing Germany. Germany will cross when we go almost close to $4 trillion. And then our next target will be Japan, a much smaller nation. Their economy is close to $5 trillion. And then there is a big shot, big gap. China is almost $15 trillion. And then at top of the heap is the US, $21 trillion. Now productivity is important. If we want to really catch up with the nations, we have to increase our productivity. We have to start thinking big. You are engineers here, young people. In fact, I don't see any old man in this hall here. The one who is behind this camera, he is an epitome of productivity. Sometimes he started coming to me like a senior citizen. That in one of the function he was doing what Nikhil Bhai Madrasi was doing here. He was comparing the function also. After comparing, he goes behind the camera. And then they had an entertainment program. He sang a beautiful song. So now this is what is productivity. We are iterative. We are the largest nation on the earth today. And we are producing close to 65 lakh graduates every year, of whom 15 lakhs are engineers, 90,000 are MBBS doctors, 53,000 other Ayush doctors in Ayurveda, in homeopathy, in Unani. This kind of numbers are mind-boggling, but then there comes a bitter truth. Last year, employability index told us that close to 98% of the engineers we produce are unemployable. Now you put unemployable people on a job and you get less and less productivity. We have to look deep into us. And let me tell you, this is not only an institutional problem, this is not only a national problem, this is also an individual problem. None of us is second rate. Human is perhaps the greatest and most fascinating creation of nature, God Almighty. Each of us is endowed with excellent talents, excellent capabilities, intelligence, wonderful senses. 5 of them. 6th sense is money. God is being kind to us. Gradually we are becoming more lucky with money. And then we end up making a mess of this fantastic resource. When we talk about our comparative advantages, we talk that labor cost in India is very low. And this is our big comparative advantage. Our labor cost is low because our productivity is also very, very low. In order to increase our productivity, we have to improve the quality of our human resources. Human resources, जैसा मैंने बताया, human तो आ जाते हैं, ऊपर से कुदरत बच्चे को पैदा करती है. कुदरत कभी ऐसे बच्चे को पैदा ही नहीं करती जिसको पैदा करने लायक जो नहीं होता है. I have not really come across any child, any person. Now I look back. When I was a student, I thought I was at the top of my class. And I also used to wonder why some of my colleagues fail on various subjects. Some of them fail in mathematics, some of them they fail English, some of them fail in social sciences. I could not really understand, but now looking back, I'm almost nearing 60 now, I understand it was not the students who were failing. It was our teachers, it was our education system that was failing. When I look back at that, when I try to revisit those friends who are failing different exams, and I find some of them are simply brilliant. One of them, his name was Dhamal, real name might have been anything, but Dhamal was the most mischievous student of our class. And he could jump from any height, from any tree. He could jump into the village pond with a perfect dive. Now who says he was a failure? The teachers kept telling him. He left before he reached 10th standard. Unfortunately, the society lost a wonderful resource. Another of our students, he was so expert at climbing trees. Before I started negotiating with the lower branches, he
was almost at the peak. He also left the school because the teachers repeatedly kept telling him, you are poor at this subject and you are poor at that subject. Unfortunately, the system is so unfortunate. आप मछली को पेड़ पे चढ़ना कैसे सिखा सकते हैं? कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनको तैरना नहीं आता, उनको आप दरिया में डालते हैं, बोलते हैं इसमें तैरो. No, they are not meant to swim. Or machli is not meant to climb the trees. This is the unfortunate aspect of our society. I tried to go deeper. Luxembourg, Ireland, Norway, Switzerland, Singapore, they do not fail their students. They try and identify the unique talents each person has. Now coming closer to the Chamber of Commerce and the Productivity Council, आपकी फैक्ट्री में जितनी लेबर है, उस लेबर को आप स्टडी किए बिना आप उसको कैटेगराइज कर दें, ये A टाइप वर्कर है, ये B टाइप है, C टाइप है. You also look into the fact that they have been differently trained, they are differently educated. And thirdly, perhaps you are putting at the wrong job. There is never a poor quality human being. There is never a poor quality labor. And poor quality labor is one who has been placed in a wrong job at the wrong time. This, as a society, we have to learn. And then there are many amongst the young students who tend to grieve, who tend to complain. मैं क्या करूं? माँ बाप के पास पैसा होता तो मैं फैक्ट्री लगा देता. मेरे माँ बाप ने क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है. I remember my colleagues, some of them, they used to complain. I also used to feel angry with my mother because my mother used to tell me about my father's dreams of me, and I started telling them, गांव में रह के आप लोग बच्चों को इतनी टेंशन क्यों देते हो? आप लोगों ने जो कुछ किया वैसे ऐसा ही कुछ हम लोग भी कर लेंगे. But then I found I had a friend, Mukherjee, he started telling me, Ajay, ये पेरेंट्स बड़े खतरनाक होते हैं, ये हम लोगों को सुखी नहीं रहने देते. ये लोग हमेशा बताते रहते हैं कि तुमने जो अचीव किया है वो कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो बहुत कुछ अचीव करना चाहिए. Anupam Mukherjee was very bitter about his parents. I was also bitter. And now, gradually, I have been more and more grateful to my esteemed father, my dear esteemed father. आप अपने आप को पहचानिए. You try to recognize yourself, try to recognize your talents, and refuse to accept anybody who tells you that you are second class or you are third class. Some teachers also must be here. Please never tell a student that he is second or third class. I tell the industrialist sitting on this side of the dais, please never tell any labor that you are second grade, you are third grade, you are not doing well. Because we somehow we are unable to recognize right kind of talents, we are unable to put him in right kind of job. As a result, the productivity suffers. Productivity is not only a scientific issue, it is deep down here. And after going deep into this subject, because it has been my subject and it continues to be my subject. The other day, a friend who had come from Delhi, he is in the Bureau of Police Research and Development, he started telling me, he was comparing Ahmedabad and Surat, and he told me what is Ahmedabad's population. I told him it's close to 84 lakhs, 8.4 million. And what is Surat population? I told him it is close to 8 million. And he says, how many policemen does Ahmedabad have? I told him 15,500. And then he asked me, how many policemen do you have? He was trying to reach somewhere. I told him it is 5,600. He says, with the similar kind of population, how can you handle the city with 5,600 people? And I told him, I love my men, I love my policemen. And I never complain to the government that I have only 5,600 people. मैं इसको देखता इस तरह से, उनके 5,600 कुदरत के करिश्मे मेरे पास है, मेरी टीम में. हर आदमी कुदरत का करिश्मा है. और mind you, I have never gone to Gandhinagar and complained even to the Honorable Home Minister who belongs to Surat, who loves Surat very much. I have not told him मेरे पास मैन पावर की कमी है. आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, कुछ और करिश्मे और मिल जाएंगे तो मैं कुछ और कर पाऊंगा. But we have never complained, we have lesser number of people. Productivity की बात है. Productivity क्या है? Productivity, when I started thinking deep into this, mind you, I was a student of mathematics, then I have been a student of management also, and thereafter I have been a student of life
स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी, प्रोडक्टिविटी को आप देखते हैं तो मुझे एक ही सूत्र इसमें पहचानने को मिलता है, चूज लेस। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, सुबह एक फंक्शन में गए, जैसे आज मैं आया हुआ हूँ, दोपहर को ऑफिस में जाकर कुछ और करेंगे, आफ्टरनून में कहीं और फंक्शन होंगे, शाम को कहीं और रिबन काटेंगे, और इवनिंग में फैमिली के साथ कुछ और प्रोग्राम है, उसके बाद फ्रेंड्स के पास जाकर कुछ और करना है। ऑफिस में भी वो एक काम से दूसरे काम पे स्किप करते रहते हैं। दिस इज द एनिमी ऑफ प्रोडक्टिविटी। चूज लेस, आइडेंटिफाई आप किस चीज पे बेस्ट हैं, और वो एक दो काम आप चूज कर दीजिए कि ये काम के लिए मैं कट आउट हूं। मेरा मेंटल एप्टीट्यूड, मेरा एटीट्यूड, मेरी एबिलिटीज, मेरा नॉलेज, मेरी ट्रेनिंग, मेरी एजुकेशन सारी ओरिएंटेड है ये एक दो चीजों के लिए, और इन चीजों के साथ मेरी आत्मा खिलती है। आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 8-10 सब्जेक्ट होंगे, हर स्टूडेंट का कोई एक या दो सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको पढ़ने में थकान ही नहीं लगती। आप कोई बुक उठा के देखें, उसको कवर टू कवर पढ़ने में आपको टाइम ही नहीं लगता। किसी दूसरे सब्जेक्ट में आप अपना फ्लुएंटली फ्लो नहीं करते हैं, बिकॉज यू आर नॉट मेंट फॉर एवरीथिंग। जिंदगी के लिए जो उसूल मैंने सीखा है, जो मंत्र मैंने सीखा है, चूज लेस एंड देन ऑब्सेस। उसके बाद उसके पीछे पागल की तरह पड़ जाओ, उसको छोड़ो मत। When I came to Surat, the first thing I noticed, most of the things, drug was the problem, and we started with the slogan, "No drugs in Surat city." उसका लोगो भी हमने कोर्ट की स्टैम्प का बना दिया, "No drugs in Surat city." I don't mean कि आज सूरत में ड्रग नहीं है, but each and every officer, starting from the commissioner of police right up to the local rakshak and constable, everybody knows that this is our priority. We will not let anybody safely get into the business of selling or consuming drugs in Surat. उसके बाद क्राइम कंट्रोल करना था, क्राइम कंट्रोल पे हमने काम किया सिस्टमेटिकली, and I can show you the graphs how crime started going down, how our detection percentage was going up, because I tried to restrict myself. इस restriction में यदि किसी ने मुझे repeatedly distract किया है, तो it is my friend from the Chamber of Commerce. Likewise, they came to invite me for this function. I asked them, "You are the South Gujarat Chamber of Commerce, and you are talking about productivity, and you are inviting a police officer. What will I come and do?" But perhaps they are wiser than me, and through them, I have been able to learn many things about textiles, about diamonds, about management, about the latest trends in economy, latest trends in finance. So it is always a give and take, Ashish bhai, you don't have to really bother about my words. It's a give and take. When I came here, when I look at you, and I feel energized, I feel energized. इरादे बांधता हूं, हर आदमी सोचता है ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। Do not let your mind play games with you. Choose less and then obsess. Put all your talents, your energy in a laser-like manner. Light emission by stimulated emission of rays. Laser, like a laser, when you go after your work, when you go after your mission, go after your goals, you can reach anywhere. I remember some of the people who did wonderful about their life, who reached the pinnacle of productivity. All of you must have heard of Steve Jobs. He was born to parents who were unable to take care of him. उसको खिलाने पिलाने का पैसा नहीं था, उनको चिंता थी कि बच्चा पढ़ेगा तो इसको पढ़ाने के लिए तो हमारे पास कॉलेज में देने की फी भी नहीं है। And they started finding out a couple who was willing to adopt Steve Jobs. Steve Jobs को adoption में देने के बाद पेरेंट्स ने फिर उसकी तरफ कभी देखा भी नहीं। जो नए पेरेंट्स थे वो भी बहुत रिच नहीं थे, उन्होंने उसको एक कॉलेज में, अमेरिका में रीड कॉलेज में वो गया। रीड कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसको लगा कि जो मैं जिंदगी में कर सकता था वो यहाँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ। उसने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ के उसको आत्मा और परमात्मा को तलाश करना था। परमात्मा की तलाश में आज भी
meaning of life, उसको कुछ दिखा होगा. He went back to America. और Bosniaki, his old college time friend, started Apple, and everything is a well-known story thereafter. Wow. Never complain how your family has not really supported you and how some lucky friends, families have been able to support them. Mind you, ये एक स्टोरी नहीं है स्टीव जॉब्स की, या बहुत सारे स्टोरीज हैं. All of you have heard of धीरू भाई अंबानी. धीरू भाई अंबानी के बड़े भाई थे, अहमदाबाद में थे. मैं बहुत साल तक अहमदाबाद में पुलिस ऑफिसर रहा हूँ. रमणीक भाई अंबानी मेरे दोस्त थे और मैं उनसे बहुत बार कुरेद के पूछता था. आदमी बताता कुछ नहीं है, आपको निकालना पड़ता है. Never complain to your teachers कि टीचर्स ने क्या नहीं सिखाया. टीचर्स को भी अंदर गोदा मार के उनमें से निकालना पड़ता है जो स्पेशल उनके अंदर है. तो रमणीक भाई से जब मैं पूछता था कि धीरू भाई बचपन में कैसा था, तो चबराट क्यों होता. चबराट क्यों होता. फिर जूनागढ़ में पढ़ने के लिए आया बहाउद्दीन कॉलेज में. उसके बाद स्कूल में जब छुट्टियों में जाता था, कोई भी मेला आसपास लगता था तो वहां जाके कुछ खरीदता था, कुछ बेच देता था. और उसके बाद उसको लगता था कि यहाँ मजा नहीं आ रही है. स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया और रमणीक भाई से बोला कि एक बार मुझे यमन पहुंचा दो ना, कहीं भी विदेश जाके कुछ करना चाहता. बोलता कि हम दोनों वहां गए. एक पेट्रोल पंप पे जॉब मिला. पेट्रोल पंप पे भरते उसको लगता था कि ये जिस कंपनी के साथ मैं ब्रिटिश कंपनी के साथ काम करता हूँ, ऐसी कंपनी मैं क्यों नहीं खोल सकता. नाउ दिस इज द जेनेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी. उस आदमी ने एक बैक मिल दिया. इंडिया आके उसने एक्सपोर्ट करना शुरू किया. कुछ भी एक्सपोर्ट किया. ये उसने मिट्टी भी एक्सपोर्ट की. उसने हर चीज एक्सपोर्ट की. फिर याद किया, फिर सूरत से इधर उधर से चीजें खरीदते थे, करते और आज जब उसने रिलायंस की लार्जेस्ट रिफाइनरी जामनगर में एस्टेब्लिश करनी शुरू की, आई हैपेंड टू बी द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देयर. उनकी एनुअल जनरल मीटिंग थी एंड ही वाज ऑलवेज वेरी फाउंड ऑफ मीटिंग ऑफिसर्स. He called me and my wife was the municipal commissioner. We went and met him. We spent some time with him and he had stars in his eyes when he was remembering his childhood. तो सारा मैजिक वहाँ गरीबी में था. जब आपके पास स्ट्रगल करने की सिचुएशन है, जब आपके पास गरीबी है, जब आपके पास और कुछ भी नहीं है, God has given you eyes and a brain. Dream and dream big. Productivity का जेनेसिस वहाँ है. Productivity टेलर ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताए थे, वो तो 115 साल पुरानी बात हो गई. उसके बाद फैक्ट ये है कि प्रोडक्टिविटी के रूल यहाँ है, चमक यहाँ है, करंट यहाँ है. आप किसी आदमी को अपनी कंपनी के काम के साथ प्रॉपर्ली एजुकेट और ट्रेन करके अपनी कंपनी के गोल के साथ उसको एसिमुलेट कर लीजिए, मैजिक विल हैपन. दिस इज व्हाट सिंगापुर हैज डन. सिंगापुर में एक बार डी क्वान की ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ा. Mao Zedong had come to visit Singapore, and Singapore is essentially a Chinese country, a Chinese society. He was asking Lee Kuan, how did you change Singapore so fast, so early? And he told, good quality education and meritocracy. Merit should be the only criteria on the basis of which a person will get anything in society. Mao Zedong did not reply. He was also asking, आपने पूरे सिंगापुर को इतना क्लीन कैसे किया, आपने सोसाइटी से करप्शन कैसे खत्म किया. एंड ली क्वान वाज अ वेरी articulate person. He was giving them very laconic short answers. Mao Zedong went back to China and within 15 days a high level delegation came to Singapore to study everything, all claims Lee Kuan was making. And mind you, मैं आपको बात बता रहा हूँ करीब 30 साल पहले की. और आज चाइना में जो रिवोल्यूशन हो रही है, 1980 में इंडिया और चाइना की प्रोडक्टिविटी का लेवल सेम था. हमारा जीडीपी का साइज भी सेम था. हमारी पर कैपिटा इनकम भी ऑलमोस्ट सेम लेवल में थी. और आज वो वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी $15 ट्रिलियन की हो गई है. हमने भी जागना शुरू किया है. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज एक्सहॉर्टिंग द होल नेशन टू थिंक बिग. $5 ट्रिलियन which is a big dream he's showing to the whole nation. He has become the president of G20. You will read it there. He is the president of G20, and G20 has all the most powerful, richest nations in the world in that club. One has to start thinking big. China
सिविल सर्विसेज, जहां बच्चों का एग्जाम लिया जाता था, जो सबसे शार्प बच्चे थे उनको उसके बाद गवर्नमेंट में पोजीशन दी जाती थी, दे यूज्ड टू बी कॉल्ड द मेडलिस्ट। और आज भी चाइनीज यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स पे वर्कलोड इतना होता है कि वो स्ट्रेस में रहते हैं। माँ जुआ की स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। There's a mother in Chinese mother in US who told how she was very tough with their children when they were young. चाइना पूरा इस तरह से मेहनत कर रहा है, पागलों की तरह में, they are obsessive। और इसी ऑब्सेशन में जब उनको ये महसूस हुआ कि टेक्नोलॉजी में चाइना हमसे बहुत आगे है, a lot of students went to America, sought admissions in the top universities including the Ivy League, and then the system drew them back। और आज 5G में आप लोगों को पता है which is the leading nation in 5G, China, it is not America। And in most of the things they are obsessed. They are obsessed to be the best in the world, and this is high time when we should also be obsessed in reaching 5 trillion, 10 trillion and 20 trillion and why not 30 trillion within your lifespan. When I was growing up in a village, I was fond of reading newspapers. और मुझे ये लगता था कि जो चीजें मैं न्यूज़पेपर में विदेशों के बारे में पढ़ता हूँ वो हमारे यहाँ क्यों है। उसके बाद मैं कॉलेज में आया, तब भी यही सुनने को मिलता था कि हम अभी भी बैकवर्ड हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इज 50s और 60s में इंडियन प्राइम मिनिस्टर बैगिंग बॉल लेके जाते थे अमेरिका के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, मैक्सिको के पास, गेहूं दे दो, चावल दे दो ताकि हम अपने टीमिंग मिलियंस को खिला सकें। इंडिया की कमाल की अचीवमेंट ये है कि विद इन 2 decades, 60s and 70s, we became self-sufficient. If we can become self-sufficient in 2 decades, we can be the leading industrial nation in the world within the next 2 decades. And this is what I want to try to say. आप अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। प्रोडक्टिविटी के लिए आपको अपने अंदर की ताकत के साथ साथ दूसरे के अंदर की ताकत को भी पहचानने की क्षमता आपको इनकलकेट करनी पड़ेगी। जानने से कुछ नहीं होता। त्रेश भाई कितने भी लेक्चर करें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, उससे कुछ नहीं होता। एंड आई एम नॉट एंगेजिंग इन हाइपरबोल। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। आप ये बताइए कि गीता जैसा ग्रंथ भारत में ही हुआ क्या नहीं हुआ? भारत के बाहर तो किसी ने गीता नहीं लिखी। और मेरे ऑफिस में कम से कम हर वीक 10 आदमी मुझे गीता भेंट में देके जाते हैं। जो भी आता है, क्योंकि आई डोंट अलाउ एनीथिंग एल्स, बट दे से इट इज ओनली अ बुक एंड दे कम एंड दे ट्राई टू गिव मी गीता। Now I have started very politely and very firmly denying I will not accept गीता। तो कुछ लोग नाराज होते हैं, मुझसे गीता नहीं ले रहे। मैंने कहा तुमने पढ़ ली? यदि इस देश में गीता को पढ़ा होता तो गीता तो एक ही चीज तो बोलती है, कर्म करो। कर्म करना क्या है? प्रोडक्टिविटी है। वही तो हमने नहीं किया। हम गीता का सारा दिन नाम लेते रहते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते रहते हैं। जानने से कुछ नहीं होता। मैं रिपीटेडली एक चीज मुझे कबीर जी की बहुत पसंद है, जो उन्होंने करीब 600-700 साल पहले कही थी। मन जानत सब बात। मन तो सब कुछ जानता है, बुद्धि ने तो सब जान लिया। उससे होता क्या है? टेलर ने जो कहा वो भी हमें पता है, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड भी हमें पता है, फ्रेयन ने भी जो कहा वो भी हमें पता है। दुनिया भर की बुक्स आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ है, पढ़ लीजिए, कुछ भी उससे होता कुछ नहीं है। इट चेंजेस नथिंग। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, माइंड यू, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता। जो होता है, यहां जब आग लगती है और यहां जब आग लगती है, पेट में आग लगती है और दिमाग में जब धुआं उठता है, आग का ज्वाला उठती है, उससे कुछ होता है। कबीर दास जी ने कहा था, सिंपली एक्सेप्ट हियर फ्रॉम द लव कबीर, मन जानत सब बात, जानत भी अवगुण करे। मन जानता तो सभी कुछ है, फिर काम तो उल्टे उल्टे ही करता है। मन जानत सब बात, जानत भी अवगुण करे, काहे
wonderful books like Gita, books like Ramcharitmanas, books like, you can name any book. चाणक्य के अर्थशास्त्र को आजकल फैशन हो गया है, अर्थशास्त्र की बहुत भेंट दी जाती है। अर्थशास्त्र को समझते तो आज हिंदुस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वर्ल्ड की रैंकिंग 132वीं ना होती। अर्थशास्त्र और गीता को यदि समझ लिया जाता तो हम टॉप के 4-5 नेशंस में होते, जो मैं बता रहा था, तो नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, उन्होंने समझ लिया। We need to understand, work hard, work smart, choose less, and then obsess. I wish you a wonderful time, and I also wish that someday in your lifespan you will see India one of the leading nations in the world. South Gujarat Chapter of Commerce will keep inspiring you, keep continuing to give you new ideas. I wish you all a bright future. I wish you all the very best. Thank you. Jai Hind. Sir, thank you very much for an inspiring speech for. इतना विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 5 मिनट और दूंगा, बाद में ये इनॉग्रेशन सेशन खत्म होगा। मैं 4 ऐसे दोस्तों को यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ जो आपको जज करने वाले हैं। सबसे पहले कमिश्नर साहब ने जो बताया ना एक बंदे के लिए कि वो बंदा यहाँ पर मेरे तरफ कॉम्पेयरिंग करता था, बाद में वो वीडियो के लिए चला गया और बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ तो उनका एंकरिंग वही करता था। वो वही बंदा है जो आज वही काम कर रहा है, जो आपको जज करने वाले हैं। उनको मैं प्रेजेंट करूंगा, मंच पर आइए। सूरत के जाने वाले नाट्यकार, लेखक, दिग्दर्शक, एंकर एंड बहुत कुछ, नरेश कापड़िया। हमारे साथ जो दूसरे जज हैं वो है हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक्स ऑनररी सेक्रेटरी, साउथ गुजरात प्रोडक्टिविटी काउंसिल के एक्स ऑनररी सेक्रेटरी। कुछ और कहने की जरूरत नहीं, इनका उपनाम प्रोडक्टिविटी रख देना चाहिए। यस, नरेश भाई का नाम बदल के नरेश कापड़िया की जगह नरेश भाई प्रोडक्टिविटी वाले ऐसा कर लेंगे। दूसरे जो बंदे हैं हमारे, जो मैंने बोला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक्स ऑनररी सेक्रेटरी, प्रोडक्टिविटी काउंसिल के एक्स ऑनररी सेक्रेटरी, पैटर्न ट्रेडमार्क क्षेत्र में एक जाना माना नाम और बहुत संक्षिप्त में बोले तो अभ्यासु और प्रखर अभ्यासु विद्वान डॉक्टर अनिल कुमार सरावती। सूरत में एक तीसरे शख्स का नाम मैं बिल्कुल आप लोगों को बताना नहीं भूल सकता, क्योंकि वो बहुत जाने वाले हैं जिनकी विद्वता के बारे में आपको जब वो जज करेगा, जब वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या कितना बड़ा योगदान है। वो है उमेश भाई भट्ट। सर एक मिनट। और चौथे जो हमारे शख्स है वो है निशा आनंद जी। वो भी लेखक है, एंकर है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, बिजनेस कोच है, लाइफ कोच है। तो निशा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इन तीनों को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और निगम राणा हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर को विनती करता हूँ कि आभार विधि प्रस्तुत करें। मंच पर उपस्थित अतिथिगण श्री अजय कुमार तोमर जी, कमिश्नर ऑफ सूरत, गिरीश भाई लुथरा जी, केतन भाई पंचाल, जिन्होंने हमें स्टेज की, हमें यहाँ कार्यक्रम करने के लिए अनुमति दी और अच्छे से हम यहाँ आपकी कंपनी से करेंगे। हिमांश से बोलने वाले कि कुछ कारण तो नहीं आ सकते हैं। और गौरव भाई तो आपके स्टूडेंट चैप्टर के कन्वीनर, उसे खूब खूब धन्यवाद देने को। और हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट है प्रोडक्टिविटी काउंसिल, जिन्होंने ये आज तक अभी तक जो भी है हम उसे आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट महेंद्र दलाल जी, मेरे साथी वाइस प्रेसिडेंट आशीष गुजराती जी, निखिल भाई मकराजी जी, हमारे सेक्रेटरी और सम्मानित महानुभाव, अब हम इस इंस्टीट्यूट का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही हमारे मीडिया मित्र
और प्रोडक्टिविटी काउंसिल के सभी अतिथि मेंबर का मुझे धन्यवाद करते हैं और हम आप अच्छे से अच्छी तरह कंपटीशन का लुत्फ उठाए और अच्छे से अच्छे सीख के जाइए। जो हमारे कमिश्नर साहब आपको खुद के अनुभव से आपको क्या क्या कर सकते हो, मतलब हमें भी इंस्पायर होना चाहिए, खुद में इंस्पायर हुआ और इसी के साथ हम आभार व्यक्त